हेलो डियर एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि जो ब्रिटेन ने कानून बनाया है उस कानून को भी नहीं मानना है, उस कानून को भी तोड़ना है विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। सविनय अवज्ञा यानी कि विनय पूर्वक ब्रिटिश के कानून को तोड़ना है, ब्रिटिश के कानून को नहीं मानना है और इसी प्रकार से मूवमेंट चलाना है, जिसे यहाँ पर कहा गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यह मूवमेंट कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। तो स्टार्ट की गई है सॉल्ट लॉ से यानी कि नमक कानून से। ये नमक कानून था क्या? एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट लॉ बनाया और इस नमक कानून, इस सॉल्ट लॉ के तहत मोनोपोली राइट लिया। मोनोपोली राइट मीन्स कि नमक का प्रोडक्शन केवल ब्रिटिश ही कर सकती है, इंडियन लोग नमक को नहीं बना सकते हैं। ये था मोनोपोली राइट। नेक्स्ट में सॉल्ट लॉ के तहत क्या हुआ कि जब इंडियन नमक बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा इंडियंस को, तो केवल ब्रिटेन के द्वारा बनाया हुआ नमक जो है वह इंडिया में सप्लाई होगा, इंडिया में बिकेगा। अब चूंकि अगर इंडियन भी बनाते हैं तो कंपटीशन होगी, कंपटीशन यदि होगी तो वहां पर मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो हाई प्रॉफिट कमाने के लिए, गेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इनकम को गेन करने के लिए, कमाने के लिए ब्रिटिश ने मोनोपोली राइट को इम्प्लीमेंट किया। और चूंकि यह जो सॉल्ट थी, यह जो नमक था, यह नमक कहाँ बनाया जाता था? इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड में, लिवरपूल में। इंग्लैंड, लिवरपूल प्लेस का नाम है और इंग्लैंड में ही है। तो इंग्लैंड में नमक को बनाया जाता था, वहां से इंडिया लाते थे और इंडिया में बेचने का काम होता था। लेकिन यदि सोचिए कि यदि इंडिया में भी बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? कंपटीशन होगा और इसी कंपटीशन को ब्रिटिश बंद करना चाहती थी, जिसके कारण सॉल्ट लॉ को बनाया गया। अब चूंकि सॉल्ट लॉ बन गया, नमक कानून बना, तो इस नमक कानून का विरोध गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी ने कहा चूंकि सॉल्ट हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर किसी की जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो जब हर किसी की आवश्यकता है, इस पर मोनोपोली राइट लेना और इस पर कोई कानून बना देना यह उचित नहीं है और इसी का विरोध किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका विरोध किस प्रकार से गांधी जी ने किया। तो गांधी जी ने इसका विरोध अपने दांडी मार्च से किया, दांडी यात्रा से किया। अब ये दांडी यात्रा शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत हुई इसकी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने आश्रम, गुजरात में अपने आश्रम, क्या नाम है उसका? साबरमती। तो साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक? दांडी, जो कि समुद्र तट के किनारे एक छोटा सा गांव है दांडी। तो साबरमती से लेकर दांडी तक गांधी जी ने एक यात्रा की, इसके विरोध में, नमक कानून के विरोध में, और इसी मार्च को, इसी यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को निकले वहां से। कहां से? साबरमती से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने समुद्र का वाटर लिया, पानी लिया और उसे गर्म कर नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। जब गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, नमक को बनाकर, नमक कानून को तोड़ के, तो उसके बाद से पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से ब्रिटिश के जो डिफरेंट लॉज थे, अलग अलग कानून थे, उन कानूनों को भी तोड़ना शुरू किया। जब यह मूवमेंट काफी आगे बढ़ा, काफी जोरदार तरीके से मूवमेंट चला, तो ब्रिटिश ने अब इस आंदोलन को सप्रेस करना शुरू किया, कुचलना शुरू किया। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, यहां तक कि गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी चाहती थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी आखिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, और इसी कारण गांधी जी को इनवाइट किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां उनको बोला गया गांधी जी को कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इसी कारण गांधी जी ब्रिटेन गए
वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, लेकिन गांधी जी की बातों को वहां नहीं माना गया, उनके साथ धोखेबाजी की गई और फाइनली गांधी जी वहां से रिटर्न हुए, वापस इंडिया आए और दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन इस बार फिर से दोबारा इस बार क्या हुआ कि गांधी जी को उतना सपोर्ट नहीं मिला। बहुत सारे समाज के जो सोसाइटी के अलग अलग डिफरेंट ग्रुप थे, जैसे पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, इन लोगों ने पूरे उत्साह के साथ दोबारा उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण आंदोलन कमजोर हुआ और इसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। ब्रिटिश और भी बुरे तरीके से आंदोलन को कुचलना शुरू किया और फाइनली 1934 आते आते 1934 तक यह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वह एंड हो गया। यहाँ पर इस टॉपिक में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। तो अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉर्थ, यह जो मूवमेंट चल रहा था शॉर्ट मार्च का नामक सत्याग्रह का, इस सत्याग्रह को लीड जो किए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो इस मूवमेंट का लीड किए थे, नेतृत्व किए थे, वे थे अब्दुल गफ्फार खान और इसी कारण उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा गया। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम आज भी उन्हें जानते हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर एंड होती है, समाप्त होती है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए, इंडिया को आजाद कराने के लिए कौन कौन सा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुआ, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन सा हुआ। कैसा मूवमेंट? क्रांतिकारी मूवमेंट या क्रांतिकारी आंदोलन। तो ब्रीफली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है। द रेडिकल माइंडेड इंडियंस वर अपसेट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन। ऐसा हुआ क्या कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया था, तो ये क्या हुआ 1922 में विड्रॉ कर लिया गया। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से ये फिनिश कर दी गई थी। तो जब ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ कर लिया, तो इससे क्या हुआ, जो ऐसे लीडर जो रेडिकल माइंडेड थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, ये काफी अपसेट हो गए, माइंड उनका अपसेट हो गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फाइनली उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने तरीके से मूवमेंट को चलाना पड़ेगा, अब हमें रिवोल्यूशनरी स्टेप को लेना पड़ेगा, क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना होगा, वी मस्ट हैव वेपन्स, हमारे पास हथियार होने चाहिए। जब तक हमारे पास वेपन्स नहीं होगा, हथियार नहीं होगा, तब तक जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसे चलाना मुश्किल होगा। और वेपन्स को लेने के लिए हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए, पैसा चाहिए। और ये कैश कहाँ से आएगा, तो हमें लूटना पड़ेगा। किससे लूटना पड़ेगा? ब्रिटिश से लूटना पड़ेगा। तो ब्रिटिश का नहीं, एक्चुअली वो तो हमारे कंट्री का ही पैसा था जो ब्रिटिश ने हमसे लूटा है। तो अब हमें ब्रिटिश से लूट कर लेना होगा और उसी पैसे से क्या खरीदना होगा, वेपन्स खरीदना होगा। और हमें क्रांतिकारी एक्टिविटी को, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को करना होगा। और रेडिकल माइंडेड जो लोग थे, इन लोगों ने रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस करने के लिए। और इसी के लिए यहाँ पर इंसिडेंट दी गई है कि कौन सा स्टेप लिया गया, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। इसमें हुआ क्या था, एक ट्रेन था जिसमें ब्रिटेन का जो कैश था वो ले जाया जा रहा था। ब्रिटेन के लोग जो है, यानी कि जो ब्रिटिश थे, तो यहाँ पर एक ट्रेन में उनका सरकारी खजाना जा रहा था, कैश जा रहा था। इसी कैश को लूटने का एक प्लानिंग की गई। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ला, है ना, इन सब के द्वारा। और इसी घटना को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। तो इसी तरह के कुछ यहाँ पर इंसिडेंट के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा ऐसा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, कौन कौन सा रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए, इसके बारे में ब्रीफली यहाँ पर बताया गया है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर। तो नेक्स्ट में देखो एग्जांपल दी गई, जैसे जुगांतर पार्टी। तो जुगांतर पार्टी वाज स्टार्टेड बाय अरविंदो घोष। बाय हुम? वेरी गुड, अरविंदो घोष। इसने क्या किया इन्होंने, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह का प्लानिंग किया था। यानी कि आर्म्स के साथ में, हथियारों से के साथ में इन्होंने क्या किया था, एक विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज गिवन। यहाँ बताया गया है कि 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर था जिसका नाम था सांडर,
उसकी हत्या की। और ये किस लिए पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या की गई थी? क्योंकि लाला लाजपत राय जो हमारे ग्रेट लीडर थे, तो उनकी हत्या का जो एक कारण था, उस कारण में सैंडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। सैंडर्स के कारण ही लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। सैंडर्स ने जो लाठी चार्ज करवाया था, उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पर लगी थी, जिसके कारण बाद में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और इसी का बदला लिया था किसने? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने और राजगुरु ने। कैसे बदला लिया? सैंडर्स को उसे ऊपर पहुंचा करके, है ना। सेकेंड पॉइंट इज दैट अ बॉम्ब वाज थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। सेकेंड इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था। कहाँ पर फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। कब? वेरी गुड। किसके द्वारा? भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। और जिसके लिए 1931 में लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अब यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है कि कौन कौन से कमिटी या कौन कौन से पार्टी बनाई गई थी और किन के द्वारा बनाया गया था। एग्जाम्पल्स आर इंडिया हाउस फाउंड बाय मदन लाल धिंगरा, गदर पार्टी फाउंड बाय लाला हरदयाल, एंड नेक्स्ट वन बर्लिन पार्टी फाउंड बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो नेक्स्ट में यहाँ पर दी गई है, गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। इसके बाद से गांधी जी बहुत दिनों तक कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किए पॉलिटिक्स में, यानी किसी भी बड़े मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद से गांधी जी का जो ध्यान था कौन से काम में लगे? हरिजन के अपलिफ्टमेंट में, यानी जो हमारे समाज में दलित लोग थे उनके उत्थान में, उन्हें वापस उनको अच्छा पोजीशन दिलाने के लिए या उनके कंडीशन को अच्छा करने के काम में लग गए। तो brief information has been given here. Now next point is Government of India Act 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये क्या था? तो 1935 में गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया और इसी को कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये था क्या क्या प्रोविजन इसके अंडर में था? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट चल रहे थे, तो अब चाहते थे ब्रिटिश की इंडियन लीडर्स को हम पेसिफाई करें, यानी उनको संतुष्ट करें ताकि इंडिया में कोई मूवमेंट ना हो। तो इंडियन लीडर्स को पेसिफाई करने के लिए, उनको संतावना देने के लिए उनके कुछ संतावना दे दिया जाए या कुछ उनके जो डिमांड्स उनको पूरा कर दिया जाए। तो इसके पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया 1935 में। अब यहाँ पर इसके तहत में इसके अंडर में क्या बनाया गया कि जो हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी पूरे कंट्री को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मालिक कौन होगा, किसके अंडर में होगा? तो गवर्नर जनरल के अंडर में होगा, यानी गवर्नर जनरल के अंडर में ही पूरा कंट्री चलेगा, वो हेड होगा। जैसे अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट में ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर, और गवर्नर जनरल के पास ही सुप्रीम पावर होगा, सबसे पावरफुल पर्सन वही होगा। द मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ फेडरेशन हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट डेलिकेटेड टू देम, जबकि जो स्टेट में जो मेंबर होगा उसके पास जो डिपार्टमेंट दी जाएगी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पावर होगा वो चलो ठीक है उसके पास होगा, डजंट मैटर। द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जैसे अभी हमारे मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर पर्सन है ना, पूरे कंट्री को चलाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है। उस समय सेंट्रल के अंडर में मेन डिपार्टमेंट्स होता था। कौन कौन सा डिपार्टमेंट? जैसे डिफेंस हो गया, यानी देश की सुरक्षा की जहाँ बात आएगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था। एक्सटर्नल अफेयर्स, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स क्या? जो अदर कंट्रीज से क्या क्या बातें होगी या अदर कंट्रीज से रिलेटेड क्या क्या मैटर होगा, ये मैटर किसके अंडर में थी? ब्रिटिश के अंडर में था, यानी गवर्नर जनरल। एंड रेलवेज, और रेलवे भी किसके अंडर में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। और इस 1935 एक्ट के अंडर में क्या डिसीजन लिया गया? एक फेडरल कोर्ट होगा, है ना? क्या होगा? वेरी गुड, फेडरल कोर्ट होगा इस्टेब्लिश
फॉर किसके लिए? प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट्स के लिए, दोनों के लिए फेडरल कोर्ट होगा। नाउ सी नेक्स्ट वन। तो अब जो 1935 का एक्ट में जो प्रोविजन रखा गया, इस प्रोविजन को, इस रूल्स को कांग्रेस ने भी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं मुझे पसंद नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर अब नेक्स्ट में क्या होता है देखो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? वेरी गुड, 1939 में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडियन को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेशर दिया कि नहीं आपको भी करना होगा, ताकि जो ब्रिटिश का जो एम्बिशन था वो फुलफिलमेंट हो सके। कैसा फुलफिलमेंट? एम्बिशन इम्पेरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी जो उसका था कि साम्राज्य को अपने बढ़ाना है, एम्पायर को बढ़ाना है, ये उसकी जो मंशा है, इसका एम्बिशन है, वो फुलफिलमेंट हो सके, इसमें इंडियन लोग भी हमें सपोर्ट करें। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। तो जब ऐसा हुआ, जब ऐसा कंडीशन आया कि ब्रिटिश ने प्रेशराइज किया इंडियन को कि आपको भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तो पूरे कंट्री में क्या हो गया? ब्रिटिश के खिलाफ में मूवमेंट शुरू हो गया। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इनलिस्ट टोटल कोऑपरेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब देखा ब्रिटिश भाई ये तो गड़बड़ बात हो रही है, इंडियन हमसे नाराज है, यू कैन गो, इंडियन हमसे नाराज है, तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया? एक मिशन भेजा। क्या भेजा? एक मिशन भेजा जिसका लीडरशिप किया किसने? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, और इसीलिए इस मिशन का नाम पड़ा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन नाम पड़ा। अब इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? इस क्रिप्स मिशन ने कहा कि भाई देखो, कांग्रेस लीडर से मिले और कहा कि आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप ऐसा करें कि पूरे इंडियन जो लोग हैं, तो इंडियन लोगों को आप रेडी कराएं, एक्सेप्ट कराएं उन्हें कि ये हमें ब्रिटिश को सपोर्ट करना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ देना है। ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल ब्रिटिश ने यानी कि क्रिप्स मिशन रखा किसके पास? कांग्रेस लीडर्स के पास रखा। ओके, तो जब ऐसा प्रपोजल रखा तो बट द मिशन फेल्ड एज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर वर रिजेक्टेड। तो कांग्रेस भी बहुत चालाक था। कांग्रेस ने क्या कहा कि ठीक है भाई मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बट हमारा एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि हमें आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस देते हैं, हमें कंप्लीट आज़ादी देते हैं, तो फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फिर मैं इंडियन जो हमारे लोग हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि आपके साथ ये दे, ताकि आप, और मैं बताऊंगा कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद आप जो है इंडिया को कंप्लीट आज़ाद कर दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। तो जब ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल कांग्रेस ने रखा, इस प्रपोजल को ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर इंडियन जो कांग्रेस लीडर थे इन्होंने भी कहा ठीक है भाई, तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। तो जब ऐसा डिसीजन हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? ये क्रिप्स मिशन जो आया था इंडिया, ये फेलियर हो गया, इसका मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पर दी गई है कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि ब्रिटिश ने टाइम टू टाइम कुछ रिफॉर्म्स इंडिया के लिए भी किया था, कुछ कानून बनाया गया था और उस लॉ के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाने का एफर्ट किया गया, प्रयास किया गया। तो 1909 में, 1919 में और 1935 में यहाँ पर ब्रीफली दी गई है कि कौन कौन सा वर्क किया गया। तो फर्स्ट में देखो 1919, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसे क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसके अंडर में कौन सा स्टेप लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि सेपरेट इलेक्टोरेट वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 1909 के लिए। नाउ लेट्स वी नो व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर चुनाव क्षेत्र से किसी पर्टिकुलर रिलीजन का ही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर मुस्लिम को गारंटेड की गई, यानी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा वह भी मुस्लिम होगा, प्लस इसके साथ साथ जो वोटर हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं उस
व्यक्ति को, वो भी क्या होगा, मुस्लिम ही होंगे। यानी कि चुनाव लड़ने वाला भी मुस्लिम होगा और वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। तो सच टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट वी प्रोसीड। मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो 1919 में क्या रिफॉर्म किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल। अब यहाँ देखो मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या हुआ कि डायरकी, दैट मीन्स द्वैध शासन। डायरकी मीन्स क्या होता है, द्वैध शासन मीन्स दोहरी नीति। तो डायरकी को 1919 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाईकैमरल। यानी कि 1919 का जो रिफॉर्म्स था इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव को बाईकैमरल बना दिया। बाईकैमरल मीन्स द्विसदनात्मक, टू हाउसेज, जस्ट लाइक इन आवर कंट्री देयर आर टू पार्ट्स। वेरी गुड, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा हमारे कंट्री में भी है, हमारे पार्लियामेंट में। तो अभी क्या है, बाईकैमरल है, दिस इज कॉल्ड बाईकैमरल। तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1919 रिफॉर्म्स। Now next one is that Government of India Act 1935. Important steps taken under this one, that ending the diarchy system introduced by the Government of India Act 1919. यहाँ पर माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे कि 1919 में जिस डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस डायरकी को एंड किया गया कब, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज वाज अल्टर्ड, यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज था उसमें जो मेंबर होते थे उस मेंबर को चेंज किया गया, वहाँ कोई बदलाव किया गया, अल्टर किया गया। और अब ऐसा प्रोविजन बना कि एनी नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हु वर नाउ एबल टू सिक्योर मेजोरिटी एंड बी अपॉइंटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट्स, यानी अब जो भी मेजोरिटी को सिक्योर करेंगे इंडियन मेंबर, अब उसे भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि यदि वो मेजोरिटी को सिक्योर करते हैं, बहुमत लाते हैं, तो वे भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट इज दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड, यानी कि फेडरल कोड को एस्टैब्लिश की गई। यानी फेडरल कोड को एस्टैब्लिश करने का जो प्रोविजन लाया गया ये 1935 के एक्ट से लाया गया। तो अभी जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1950, है ना। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड बिफोर 1950 द इंस्टीड ऑफ इन प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फेडरल कोर्ट वाज वर्किंग एंड दिस फेडरल कोर्ट हैड बीन सेट अप बाय द रिफॉर्म्स ऑफ 1935 एक्ट। गॉट इट, क्लियर? So these were some important reforms done by the British. And now this topic completed. Next topic we start from Quit India Movement. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। So let's we start from the topic क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों कि 1942 ये जो टाइम था, 1942 का जो समय था, उस समय भारत में क्या चल रही थी, वर्ल्ड वार का इफेक्ट था। पूरे वर्ल्ड वार हो रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये युद्ध का समय था और इस समय ब्रिटिश काफी परेशान थी। तो आखिर उपाय क्या था, क्या करना चाहते थे ब्रिटिश? ब्रिटिश ये चाहती थी कि इंडियन से हम हेल्प लें, इंडियन जो लोग हैं वे हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में हमें कोऑपरेट करें, सहयोग करें। तो ये चाहती थी और इसीलिए ब्रिटिश ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो चूंकि क्रिप्स मिशन ने इंडियन से कॉपरेशन मांगा था सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कंडीशन रखी, यदि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आप हमें संपूर्ण आजादी देते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो इस कंडीशन पर इंडियन आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन जब यह क्लियर हो चुका था कि यह जो क्रिप्स मिशन आई थी, इस क्रिप्स मिशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस डिमांड को इग्नोर कर दिया, बोला ऐसा नहीं होगा। तो जब यह डिमांड नामंजूर कर दी गई तो फाइनली महात्मा गांधी ने यह डिसीजन लिया कि अब
लास्ट ब्लो देना है, एक लास्ट आंदोलन करना है, एक जोरदार आंदोलन करनी है और अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई जाएगी। और इस आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया गांधी जी ने, यानी करो या मरो। तब तक हम लड़ेंगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे देश को ब्रिटिश यहाँ से छोड़कर चले नहीं जाए। तो यह निर्णय गांधी जी ने लिया। और दिन क्या था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 का दिन था। इस आंदोलन से ब्रिटिश काफी घबरा गई और इसी घबराहट का नतीजा था कि गांधी जी के साथ साथ कई जो अदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बुरी तरह से अब ब्रिटिश आंदोलनकारियों को कुचलना आरंभ कर दी, सप्रेस करना प्रारंभ कर दिया, सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ब्रीफली दी गई है और बताया जा रहा है कि यह वह समय था जब भारत की राजनीतिक परिदृश्य में, भारत के पॉलिटिकल एरेना में एक नेता जो काफी फेमस हुआ, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत की आजादी में, और वे नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के जो इनेमी कंट्रीज थे, जैसे कि जापान है, जर्मनी है, उन देशों से सुभाष चंद्र बोस ने हाथ मिलाया कि आप हमें ब्रिटिश के खिलाफ अपनी सहायता दीजिए ताकि हम अपने देश से ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकें। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को भी अपील की कि आप हमारे आंदोलन में आइए, भारत की आजादी के संघर्ष में आप हमारा साथ दीजिए। और इसी अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया, लोगों का आह्वान किया, क्या कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ब्रिटिश गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस से काफी घबरा गई थी और सुभाष चंद्र बोस को डिटेंशन में डाल दिया गया, उन्हें नजरबंद कर लिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहां से भाग निकले और वहां से भारत से वे विदेश चले गए, उन कंट्रीज के पास जो कंट्रीज इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे सहयोग मांगा और सहयोग मांगकर एक बहुत बड़ी सेना सुभाष चंद्र बोस ने तैयार की। वह सेना जिसका नाम था INA, यानी इंडियन नेशनल आर्मी। हालांकि यह जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था? मोहन सिंह ने। लेकिन मोहन सिंह ने अब इसका जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, वह सुभाष चंद्र बोस को के हाथों में दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने इस INA को, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, पुनर्संगठित किया, फिर से उसको बनाया, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी और एक बड़ी फौज तैयार की ब्रिटिश के खिलाफ में। और इसी फौज का सहारा लेकर अब योजना बनाई गई कि अब हम भारत को आजाद कराएंगे, भारत को आजाद कराएंगे, वहां पर जाएंगे और वहां ब्रिटिश को वहां से भगाएंगे और भगाकर अपने देश को हम आजादी दिलाएंगे। और बहुत हद तक सुभाष चंद्र बोस इसमें सफल भी रहे। जो नदर्न ईस्टर्न पार्ट्स थे, उन पार्ट्स को सुभाष चंद्र बोस ने, वहां की INA की जो आर्मी थी, उन आर्मी ने वहां पर तिरंगा भी फहराया और कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पर ऑलरेडी ब्रिटिश को वहां से भगा भी दिया गया। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को भारी सफलता वहां पर मिली। हालांकि ब्रिटिश ने वैसे लोगों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसी घटनाओं ने भारत की आजादी को बिल्कुल करीब ला दिया, सामने ला दिया। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस टॉपिक के बारे में। सीधा फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में कही गई कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई, एंड हो गई। और उसके बाद ब्रिटेन में उसी समय लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे एटली, क्योंकि वह एक लिबरल व्यक्ति था, एक उदारवादी व्यक्ति था और वह चाहते थे कि अब भारत को आजादी दिलाई जाए। और इसी सिलसिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन। तो इस कैबिनेट मिशन को यह निर्देश दिया गया कि आप भारत जाए और कैसे भारत को आजादी मिले, क्या इसके लिए करना होगा, कैसे तैयारी की जाए, वहां पर अंतरिम गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाई जाए। तो इन सब मैटर को लेकर के कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कब भेजा गया? मार्च 1946 को। अब यहाँ पर नेक्स्ट कही गई है कि मुस्लिम लीग ने अंतरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना किया, उसने रिफ्यूज किया अंतरिम गवर्नमेंट का और अपने पाकिस्तान के डिमांड को रखा। फाइनली वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक भारत को डिवीजन करने का प्लान बनाया, भारत को विभाजन करने की योजना बनाई। हालांकि कांग्रेस ने और दूसरे लीडर्स ने, बहुत सारे दूसरे लीडर ने
भारत के इस विभाजन का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि काफी हिंसा फैल रही थी और फाइनली भारत को विभाजित कर दिया गया, भारत का डिवीजन कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से यह लास्ट टॉपिक थी और इस प्रकार से चैप्टर नंबर 14 दी नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर फिनिश होती है। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।